हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन का इम्पोर्टेंस में। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हो और आप हाल ही में एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा अस्त्र होता है जो कभी भी खाली नहीं जाता है। तो इस वीडियो में मैं भी आपको इसी प्रकार के टॉपिक बताने वाला हूं साइंस में, जिनकी पॉसिबिलिटी 90% है। मतलब उनके एग्जाम में आने के चांस कितने 90% के बराबर हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो आप भी जानते हो, बिकॉज टाइम इज द कॉन ऑफ योर लाइफ। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी साइंस वाली बुक निकाल लेनी है। और अब मैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगवा रहा हूं, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए, एक तो हम बात करेंगे किसकी, 3 स्टार की। एक तो हम 3 स्टार सवाल की बात करेंगे और एक हम बात करेंगे 5 स्टार। 5 स्टार का मतलब होता है कि उसके जो चांस हैं वो ज़्यादा हैं किससे, 3 स्टार के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किताब निकाल लेनी है। कौन सी, ये एनसीईआरटी वाली किताब निकाल लेनी है साइंस की। और अब मैं आपको बताता हूं टॉपिक। तो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 निकाल लेना है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एवं समीकरण में से मैं सबसे पहला जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है वो है कंकाली रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण। ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है हमारा पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे हमें पढ़नी है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया पढ़नी है हमें। संयोजन अभिक्रिया के चांस 3 स्टार देता हूं मैं इसको। इसके बाद में पेज नंबर आपको चले जाना है पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर आती है वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद में वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन जो अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की दे रखी है इसमें। कौन कौन सी, एक तो ताप और एक विद्युत और एक प्रकाश। देखिए, ताप, विद्युत और प्रकाश, तो इनको मैं दे रहा हूं, वियोजन अभिक्रिया को दे रहा हूं मैं 5 स्टार। इसका मतलब यह है कि इसके चांस हैं वो ज़्यादा हैं आने के। अब इसमें आपको पेज नंबर 10 पर विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन, इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है और आई बटन पर मैंने इसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हो। ये देखिए, जल का विद्युत अपघटन। तो ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, ये आपको याद करके जाना है। इसके बाद में पेज नंबर 11 पे जो प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाती है विस्थापन अभिक्रिया। पेज नंबर 11 पे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ये इसको मैं 3 स्टार देता हूं। नेक्स्ट आती है पेज नंबर 13 पे उपचयन अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया 5 स्टार देता हूं इसको मैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर इसको हम बोलते हैं उपचयन अपचयन, तो इसको मैं 5 स्टार देता हूं। इसके बाद में विकृत गंधिता और संख्यारण। तो दोस्तों, पहले पाठ में आपको यही पढ़ना है। अब हम चलते हैं दूसरे पाठ पर। तो दूसरे पाठ की ओर चलते हैं हम। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण वाले पाठ में क्या पढ़ेंगे, देखें जरा। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं।
आप चैनल को तभी सब्सक्राइब करना जब आप एग्ज़ाम दे के आओ और जो मैंने आपको मैटर बताया है अगर आपका वो फंस जाता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। आप चैनल को तभी सब्सक्राइब करोगे जब मैं जो बता रहा हूँ वो मैटर आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो आप टेंशन मत लो, मैं जो बता रहा हूँ उसमें से आपको 90% फंसेगा। अब हम दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, यानी पार्ट नंबर 2, अम्ल, क्षार और लवण की बात करेंगे हम। दूसरा चैप्टर है। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें देखिए पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 19। पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 पर देखिए, यहाँ पर पेज नंबर 19 में है संश्लेषित सूचक। इंपॉर्टेंट है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक में देखिए फिनेप्थलीन और मेथिल ऑरेंज 2 सूचक होते हैं संश्लेषित, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पेज पलट लीजिए और इधर देखिए गंधीय सूचक पेज नंबर 20 पर, एनसीईआरटी पेज नंबर 20, यहाँ पर गंधीय सूचक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज नंबर 21 पर धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है ये, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, आने के चांस है, इसको मैं 5 स्टार देता हूं। ये पेज नंबर है 21 पर, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, और इसका ये जो प्रयोग है आपको इसका चित्र भी याद रखना है, देख लो आप, ये रहा चित्र, और पेज नंबर है 21, इसको मैं 5 स्टार दे रहा हूं, देख लो। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद आ जाते हैं हम एक चीज़ और, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यहाँ पर इसको 3 स्टार देता हूँ। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर 27, पीएच स्केल। देखिए 5 स्टार दे रहा हूं मैं इसको, पीएच स्केल को। पीएच स्केल आपको, ये पीएच स्केल है और इसमें ये H+ आयन की सांद्रता को दर्शाता है। इस प्रकार से इसमें 0 से और 14 तक मान होते हैं और यहाँ पर ये 7 होता है, इसको उदासीन होता है। तो पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है और पीएच स्केल में आपको विभिन्न पदार्थों के पीएच मान याद रखने हैं, जैसे कि जठर रस का पीएच होता है 1.2, नींबू के रस का पीएच होता है लगभग 2.2, शुद्ध जल का पीएच 7, रक्त का पीएच 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 14। तो ये आपको इसके पीएच मान याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो इसको मैंने कितना दिया? 5 स्टार दिया है, देख लो। नेक्स्ट, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इसको मैं 5 स्टार देता हूँ। दैनिक जीवन में पीएच के महत्व, हमारा शरीर कितने पीएच पे काम करता है? 7.4 से 7 से 7.8 के मध्य में कार्य करता है। मिट्टी की अम्लता को दूर कैसे करते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड से दूर किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दंत 6। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट देखिए क्लोर क्षार प्रक्रिया, इसको मैं 5 स्टार देता हूं। क्लोर क्षार प्रक्रिया देख लो, ये पेज नंबर किस पे है? पेज नंबर 33 पर, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया आपको याद रखनी है और इसका समीकरण याद रखना है, प्लस इसमें जो उत्पाद बनते हैं, एक तो बोलता है NaOH, दूसरा बनता है क्लोरीन गैस और तीसरा बनता है हाइड्रोजन गैस। इनका उपयोग भी हमें आना चाहिए। नेक्स्ट फिर देखिए, फिर से मैं इसको 5 स्टार दे रहा हूं, वो है बिरंजक चूर्ण। देखिए क्या क्या चीज पढ़ना है, एक तो पढ़ना है हमें बिरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, इसके क्या उपयोग हैं, सूत्र क्या है। बिरंजक चूर्ण के अलावा हमें क्या पढ़ना है? बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा। इसके अलावा और क्या पढ़ना है हमें? पढ़ना है फिर हमें धावन सोडा। धावन सोडा के अलावा हमें पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर ये यौगिक पढ़ने हैं, इनका सूत्र आना चाहिए और इनके उपयोग क्या हैं। और यहाँ से पाठ नंबर 2 में और मैं कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट बताना नहीं चाहता, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्रिस्टल जल और पढ़ लेना इसमें। नेक्स्ट हम पाठ नंबर 3 की ओर चलते हैं, धातु एवं अधातु। पाठ नंबर 3 है धातु एवं अधातु। तो देखिए धातु और अधातु में क्या हुए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, धातुओं के गुण। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, धातुओं के गुण। धातुओं के गुण होते हैं कठोरता, तन्यता, आघातवर्धनीयता, चालकता, ध्वनिकता। ये सब गुण आपको आने चाहिए। बहुत सिंपल है, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ ली होंगे। तो धातुओं के गुण के अलावा आगे चलते हैं। धातुओं के गुण के अलावा हमें पेज नंबर आ जाना है 44 पर। पेज नंबर 44 देखिए, यहाँ पर पेज नंबर 44 पर कुछ अपवाद दिए हुए हैं। जैसे मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती हैं? ठोस अवस्था में होती है। मरकरी होती है वो कैसी होती है? द्रव अवस्था में होती है। ठीक है। नेक्स्ट, आयोडीन एक ऐसा अधातु होता है जो चमकीला होता है। अगला है कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है और इसके प्रत्येक रूप को क्या बोलते हैं? अपर रूप बोलते हैं। और क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम हो सकती हैं कि इनको चाकू से काट सकते हैं। तो ये पढ़ लेना है आपको। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर पेज नंबर 45 पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, ऐसी धातु के उदाहरण दीजिए। इसमें पहला है कमरे के ताप पर द्रव होती है। दूसरा है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तीसरा है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक। और चौथा है ऊष्मा की कुचालक। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो धातुओं के गुण में आ गया ये। और ऊपर धातुओं के क्या होते हैं? कुछ अपवाद हैं और उसकी विशेषता हैं। तो ये है। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, इसके बाद में पेज नंबर 47 पर क्या पढ़ना है? एनोडीकरण। देखिए, इसको मैं 5 स्टार दे रहा हूं। एनोडीकरण, एनोडीकरण, आपको एनोडीकरण पढ़ना है। पेज नंबर है 47। नेक्स्ट देखिए, अगला है, हम पेज नंबर आ जाते हैं अब। हाँ, अब हमें पढ़ना है सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। यह है पेज नंबर 52 और 53। पेज नंबर 52 और 53, इसको मैं 3 स्टार देता हूं। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए आप पेज नंबर 54 पे। यहाँ पर हमें आयनिक यौगिक दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं 5 स्टार दे रहा हूं। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक आपको पढ़ना है। और आयनिक यौगिक में देखिए, सबसे पहले इसकी भौतिक प्रकृति पढ़नी है, फिर इनके गलनांक क्वथनांक पढ़ने हैं, इसके बाद इनकी घुलनशीलता पढ़नी है और इसके अलावा विद्युत चालकता पढ़नी है हमें। फिर आ जाता है इसमें 5 स्टार। कौन सा क्वेश्चन है? वो है धातुओं की प्राप्ति। और धातुओं की प्राप्ति पेज नंबर 55 पर। इसमें पढ़ना है हमें एक तो खनिज,
अयस्क और गैंग। खनिज, अयस्क और गैंग। ठीक है, आप पेज नंबर पलट लीजिए। आप देखिए, भर्जन और निस्तापन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया। भर्जन और निस्तापन ये पढ़ना है। पेज नंबर है ये 57, भर्जन और निस्तापन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम थर्मिट अभिक्रिया। और थर्मिट अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए थर्मिट अभिक्रिया 5 स्टार है ये थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया आपको पढ़ लेना है। और पेज नंबर है ये 58, पेज नंबर 58 पर थर्मिट अभिक्रिया दी हुई है। क्या करते हैं, थर्मिट अभिक्रिया होती है आयरन थर्ड ऑक्साइड की अभिक्रिया। जब हम एल्युमिनियम से करा देते हैं तो क्या होता है, एल्युमिनियम आयरन को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, और इतनी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है कि जो आयरन होती है वो गलत अवस्था में प्राप्त होती है। तो ये होता है थर्मिट अभिक्रिया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग जो मशीनों के कलपुर्जे हैं उनकी वेल्डिंग के लिए, रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है धातुओं का परिष्करण, विद्युत अपघटनी परिष्करण। इसको मैं 3 स्टार देता हूं। देखो, विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण, पेज नंबर है 58। नेक्स्ट पढ़ना है हमें संख्यारण। संख्यारण पढ़ना है। इसके बाद में संख्यारण से सुरक्षा, इसको मैं 5 स्टार देता हूं। संख्यारण से सुरक्षा, यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। संख्यारण से सुरक्षा के लिए हमें पढ़ना है एक तो यशद लेपन, यशद लेपन के अलावा देखिए स्टेनलेस इस्पात। स्टेनलेस इस्पात, देखिए स्टेनलेस इस्पात, स्टेनलेस इस्पात को ये स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। और ये 3 धातु से बनता है। कौन कौन सी, देखिए एक तो होता है आयरन, दूसरा होता है क्रोमियम और तीसरा होता है निकेल। 3 धातुओं से मिलकर बना होता है स्टेनलेस स्टील। इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद में पढ़ना है शुद्ध सोना। फिर हमें पढ़ना है अमलगम। देखिए अमलगम, अमलगम। नेक्स्ट फिर हमें क्या पढ़ना है, पीतल। देखो पीतल होती है, ये पेज नंबर हम 60 की बात कर रहे हैं। पीतल होती है कॉपर और जिंक की मिश्र धातु। इसके अलावा हम बात करेंगे कांसा। कांसा होती है कॉपर और टिन की मिश्र धातु। इसके बाद आती है शोल्डर। शोल्डर आती है किसकी, लेड और टिन की मिश्र धातु। बस इसमें हमें इतना ही पढ़ना है और पाठ हमारा 3 हो गया कंप्लीट। इसके बाद में आते हैं हम पाठ नंबर 6 पर। इसके बाद में पाठ नंबर 6 पे आ जाइए। पाठ नंबर 6 जैव प्रक्रम। पाठ नंबर 6 का नाम है जैव प्रक्रम। देख सकते हो आप जैव प्रक्रम में, तो जैव प्रक्रम की हम बात करते हैं। जैव प्रक्रम में देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, श्वास और श्वसन। श्वास और श्वसन, श्वसन, श्वास और श्वसन। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, इसके अलावा पढ़ना है हमें रंध्र। देखिए 5 स्टार देता हूं मैं इसको, रंध्र और रंध्रों के कार्य। ठीक है, इसको हमें 5 स्टार देता हूं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अमीबा। अमीबा, अमीबा में पोषण की क्रियाविधि। अब बात करेंगे मनुष्यों में पोषण। अब देखिए मैं 3 तंत्र आपको बताने वाला हूं। उन 3 तंत्रों में से आपको एक मिल जाएगा। 3 तंत्र कौन कौन से बताऊंगा, देखिए यहां पर पहला बता रहा हूं मैं पाचन तंत्र। क्वेश्चन कैसे आएगा, मानव में पाचन किसे कहते हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए
और पाचन की क्रियाविधि का वर्णन करो। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा दूसरा तंत्र बता रहा हूं मैं आपको, उत्सर्जन तंत्र। और तीसरा मैं आपको बता रहा हूं वो है मानव हृदय। ये 3 मैंने आपको तंत्र बताए हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और अब देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पेज नंबर आइए आप 113। और 113 में ग्लूकोज का विखंडन। आपको इस प्रकार का चित्र दिख रहा होगा। देखिए, ग्लूकोज का विखंडन, आप चित्र को देख सकते हो। इस प्रकार का चित्र आपको दिख रहा होगा, ग्लूकोज का विखंडन। तो यहाँ पर ग्लूकोज के विखंडन में हम क्या पढ़ेंगे, देखो। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है 3 अणुयुक्त पाइरूवेट में। अब पाइरूवेट होता है, इधर बात करते हैं पाइरूवेट। ये जो पाइरूवेट है वो देखिए, सबसे पहले अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, O2 की उपस्थिति में ये किस में टूटता है। फिर उसके बाद में O2 का क्या है, अभाव है। और तीसरा O2 अनुपस्थित है। तीनों स्थिति में आपको ग्लूकोज के विखंडन को याद रखना है। और यहाँ से मैंने बता दिया आपको, 5 स्टार सवाल बनता है। 5 स्टार नाम दे रहा हूं मैं इसको, देखिए 5 स्टार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्लूकोज का विखंडन। पेज नंबर 113। फिर हमें क्या, हृदय मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा हम पढ़ेंगे रक्तचाप। देखिए, रक्तचाप और दोहरा परिसंचरण तंत्र। पेज नंबर 118 पे देखिए, ये रक्तचाप, इस प्रकार का आपको चित्र दिख रहेगा। रक्तचाप पढ़ना है हमें। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, रक्तचाप पढ़ेंगे। रक्तचाप, रक्तचाप। इसके बाद में पादप ऊतक, और पादप में संवहनी ऊतक की बात करेंगे। देखिए, संवहनी ऊतक की बात करेंगे हम। पेज नंबर 121, पादपों में संवहनी ऊतक। मैं इसको 5 स्टार दूंगा। संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक। और संवहनी ऊतक में एक तो पढ़ेंगे हम जाइलम, और दूसरा पढ़ेंगे फ्लोएम। संवहनी ऊतक में एक तो पढ़ेंगे जाइलम और दूसरा पढ़ेंगे फ्लोएम। नेक्स्ट देखिए, मैंने उत्सर्जन आपको बता ही दिया। इसके बाद में अपोहन। अपोहन, अपोहन और खत्म। पाठ नंबर 6 में यही पढ़ना है। इसके अलावा अभ्यास प्रश्न में जो एवं सैदे वाले प्रश्न हैं, वो जैसे अभ्यास प्रश्न है पेज नंबर 125, पाठ नंबर 6 अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है। ये 4 प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं एवं सैदे वाले। इसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर है 7, अध्याय 7। अध्याय 7 है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में आपको क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसको मैं 5 स्टार देता हूँ, वो है तंत्रिका कोशिका। इसमें हमें पढ़ना है क्या, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका पढ़नी है हमें। इसके बाद में तंत्रिका कोशिका के बाद में हमें क्या पढ़ना है, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप।
प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। मानव मस्तिष्क इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा पेज नंबर 135 देखिए, पादप हार्मोन। यहाँ से मैं कह रहा हूँ 100% क्वेश्चन आएगा। देखिए मैं 100% बोल रहा हूँ। पादप हार्मोन, पादप हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन हैं? सबसे पहले होता है देखिए ऑक्सिन, ऑक्सिन पढ़ना है। इसके बाद में दूसरा है जिब्रेलिन, नेक्स्ट पढ़ना है फिर हमें साइटोकाइनिन, तीसरा साइटोकाइनिन, और चौथा है एब्सिसिक अम्ल। ये पादप हार्मोन हमें पढ़ लेने हैं और यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको आएगा। 100% का मतलब है तो आएगा ही आएगा। इसके बाद में हमें पढ़नी है मानव अंतःस्रावी ग्रंथि। इसको भी मैं 5 स्टार नंबर दे रहा हूँ। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि आपको पढ़नी है। और ये पाठ हो जाता है इधर ख़त्म। इसके बाद में पाठ आता है 9। पाठ नंबर 9 पे चलते हैं। आनुवांशिकता वाला पाठ है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, पाठ नंबर 9 देख लीजिए। पाठ नंबर 9 में आनुवांशिकता एवं जैव विकास में क्या पढ़ना है हमें? देखिए आनुवांशिकता एवं जैव विकास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लक्षणों की वंशागति के नियम। और लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल के 3 नियम हैं। एक तो प्रभाविता का नियम, और दूसरा है वितरण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये 3 नियम हैं और तीनों नियमों के हमें अनुपात, जीन के अनुपात याद होने चाहिए। इसके अलावा लक्षण प्रारूप आपको याद होने चाहिए। फिर इसके बाद में प्रभावी लक्षण क्या होते हैं और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम आते हैं लिंग का निर्धारण। ये है पेज नंबर 160, लिंग का निर्धारण। देखिए यहाँ पर लिंग का निर्धारण, लिंग निर्धारण पढ़ना है हमें। लिंग निर्धारण के अलावा हमें उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण, ये हमें पढ़ना है। यहाँ देखिए उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण। इसके अलावा क्या पढ़ना है? इसके अलावा हमें पढ़ना है जाति उद्भव। और जाति उद्भव में देखिए समजात और समवृत्ति अंग पढ़ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार देता हूँ इसको। समजात और समवृत्ति अंग, यहाँ पर देखिए समजात और दूसरा है समवृत्ति अंग। 5 स्टार दे रहा हूँ मैं इसको, समजात और समवृत्ति अंग को। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है? इसके अलावा हमें पढ़ना है जीवाश्म। 5 स्टार है ये, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जीवाश्म और जीवाश्म की आयु, जीवाश्म और जीवाश्म की आयु। और ये पाठ यहाँ पर होता है ख़त्म। आगे चलते हैं
पाठ नंबर 10 की ओर चलते हैं। अच्छा, एक चीज और पढ़नी है इसमें। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस कहीं आ जाए आपको तो बता देना है, होमो सैपियंस है। और मटर के पादप का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर अभ्यास प्रश्न में एबेसेदे वाले प्रश्न आपको पढ़ के जाने हैं। बिल्कुल, ये तो मैं सारे पाठों के लिए बोल रहा हूँ कि एबेसेदे वाले अभ्यास प्रश्न में से सारे प्रश्न पढ़ के जाने हैं आपको। इसके बाद आ जाता है पाठ नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन की अब हम बात करते हैं तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो ये आपको पढ़ के जाना है। देखिए, चैप्टर नंबर 10 से आपको क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर आपको 10 से पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला प्रकाश का परावर्तन। फिर हमें क्या पढ़ना है, फिर दूसरा पढ़ना है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय, ये 5 स्टार सवाल बता रहा हूं मैं, 5 स्टार है ये। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण। और सुनो, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण, ये पेज नंबर 181 पर है और आपको ऐसी सारणी दी है। इस सारणी को आप याद कर लेना, क्योंकि इस सारणी में सारे प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहे हैं वो आपको बताया गया है। इसके अलावा हमें उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल व अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग आपको पढ़ने हैं। और फिर आगे देखिए, आगे हमें चिन्ह परिपाटी, 5 स्टार बता रहा हूं, ये देखो चिन्ह परिपाटी। इसके बाद में पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। और फिर लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण। लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण भी आपको पढ़ना है। और यहाँ से देखिए, लेंसों से जब प्रतिबिंब निर्माण करेंगे तो इस प्रकार से आपको देखिए, ये ऐसे प्रतिबिंब निर्माण होते हैं लेंसों से। तो लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण आपको पढ़ना है। इसके अलावा हमें इस पाठ में लेंस की क्षमता पढ़ लेनी है और क्षमता का मात्रक और प्लस। अगर आपसे तैयार हो जाए तो आपको इसमें जो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र से जो प्रश्न हैं वो भी आपको तैयार कर लेने हैं। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र से आपको जो प्रश्न दिए हुए हैं इसमें वो तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट, फिर आ जाइए आप, नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पर, पाठ नंबर 12 विद्युत धारा वाला पाठ है। और विद्युत धारा वाले पाठ में मैं आपको मोस्ट और इम्पोर्टेंट बताऊं तो इसमें देखिए, विद्युत धारा वाला पाठ है, इसमें आपको सभी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं इसमें अगर ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट आपको बताऊं तो ओम का नियम, अगर ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं तो वो ओम का नियम है। ओम का नियम आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा ओम के नियम के अलावा आपको यहाँ पर
ये कुछ चित्र बने हुए हैं, देखिए इनके आपको चित्र याद रख लें। ये प्रतीक चिन्ह है जो आपको याद होने चाहिए कि किसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। फिर देखिए आगे इसमें विद्युत धारा वाले पाठ में प्रतिरोध की निर्भरता आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। फिर प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन, ये आपको दोनों संयोजन आपको पता होना चाहिए, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इसके अलावा इस पाठ में से हमें क्या पढ़ना है, विद्युत शक्ति और विद्युत शक्ति का मात्रक। और फिर हम बताते हैं आपको पेज नंबर 244 पर विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। एक यूनिट कितने जूल के बराबर होती है, तो आपको यहाँ पर लिख रहा है पेज नंबर 244 पर 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होती है विद्युत शक्ति। और फिर आपको एवं पढ़ जाने हैं, ये 5 स्टार मैंने आपको बताए हैं। वैसे ये पूरा पाठ ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, देखिए इस पाठ से हमें क्या पढ़ना है, देखिए पाठ नंबर 13 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत चुंबक की। विद्युत चुंबक आपको पढ़ना है, विद्युत चुंबक और इसके गुण, विद्युत चुंबक और इसके गुण पढ़ने। फिर दूसरा पढ़ना है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। 5 स्टार बता रहा हूं, ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़ने हैं। और आपको ये चित्र आना चाहिए, ऐसे चित्र आने चाहिए। देखिए ये चित्र बन रहा है, इसके बाद में हमें पढ़ना है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। और बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देख लीजिए चित्र, विद्युत धारावाही पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र देख लीजिए, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है परिनालिका। अगला हमें पढ़ना है परिनालिका। परिनालिका हमें पढ़ना है और परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके अलावा ये देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, यहाँ देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और विद्युत धारा जनित्र। हमें एक तो पढ़ना है यहाँ पर, देखिए बड़ा क्वेश्चन आएगा विद्युत मोटर और विद्युत धारा जनित्र। आपको ये एकदम तैयार करके जाने हैं दोनों, अथवा में आ सकता है, इनमें से कोई सा आ सकता है। और ये यहाँ पर देखिए एक चीज़ और पढ़ना है, फ्यूज। घरेलू जो परिपथ होते हैं उसमें फ्यूज पढ़ना है और एक लघु पथन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फ्यूज और लघु पथन पढ़ना है। और फिर से ये अभ्यास प्रश्न के एवं पढ़ने और ये पाठ खत्म। फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे पाठ नंबर आ जाता है हमारा
नेक्स्ट हमारा पाठ नंबर आ जाता है 15 और पाठ नंबर 15 में हम पढ़ते हैं पाठ नंबर 15 पे 294 पेज नंबर पे देखिए, पाठ नंबर 15 पे 294 पेज नंबर, 5 स्टार सवाल बता रहा हूं यहां से। 294 पेज नंबर, ओजोन, ओजोन पढ़ना है हमें। ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है पाठ नंबर 15 से। देखिए पाठ नंबर 15 में बता रहा हूं मैं, ओजोन, इसका सूत्र होता है O3। ये किस प्रकार से, ओजोन क्या है, ओजोन का सूत्र, ओजोन किस प्रकार से अपक्षयित होती है। और एक कचरा प्रबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। इसके अलावा जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पढ़ना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पाठ नंबर 15 में यही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमें पाठ नंबर 16 में क्या पढ़ना है। देखिए पाठ नंबर 16 में हमें एक तो ये पढ़ना है कि गंगा नदी का जल क्यों प्रदूषित हो रहा है, किस जीवाणु के कारण हो रहा है। तो कॉलीफॉर्म जीवाणु के कारण उसका जल प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा गंगा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो टेहरी बांध बनाया गया है गंगा नदी पर। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि अगर हमें 5R चक्र, पर्यावरण को बचाने के लिए 5R चक्र का उपयोग करें तो 5R चक्र आपको याद रखना है, कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रित, इस प्रकार से ये 5R चक्र आपको याद रखना है। फिर हम क्या पढ़ेंगे इसमें, इसके अलावा हमें पढ़ना है इसमें पाठ नंबर 16 की हम बात कर रहे हैं। फिर हमें इसमें पढ़ना है बांध और जल संग्रहण, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोयला एवं पेट्रोलियम। देखिए पेज नंबर 310, कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला एवं पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पाठ में से, पाठ नंबर 16, कोयला एवं पेट्रोलियम। इसके अलावा हमारी ग्रीन हाउस गैस, जिसको पौधा गैस भी कहते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस आपको पढ़ना है। अम्लीय वर्षा आपको पढ़नी है इसमें, और इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।